हैं। कल हम लोग राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ रहे थे कि राजकोषीय नीति क्या होता है, कौन बनाता है राजकोषीय नीति। सरकार, भारत सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति बनाया जाता है और कहाँ कहाँ पर पैसा खर्चा होता है उसके बारे में आपको बता दिया है ना, कि सरकार का क्या होता है, एक तो पैसा आय होता है और दूसरा क्या होता है, व्यय होता है। तो कौन कौन सा आय होता है, कौन कौन सा व्यय होता है, उसको हम लोग टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू करके हम लोग उसको बाइफरकेट किए थे। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं कि बेसिकली ये तो हो गया आपका आय का, हो गया आय का क्या हो गया आपका, एक टैक्स रिवेन्यू हो गया और दूसरा क्या हो गया, नॉन टैक्स रिवेन्यू हो गया। तो टैक्स रिवेन्यू में जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सारा चीज आ जाता है। और नॉन टैक्स रिवेन्यू में क्या आ जाता है आपका, जो आपका फीस हो गया या फाइन हो गया है ना, तो वो सारा चीजें किस में आ जाता है आपका, नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंदर में आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं, वो तो हो गया रिवेन्यू। अब सरकार का खर्चा कहाँ कहाँ पर होता है, तो पहला जो खर्चा होता है कहां पर होता है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, राजस्व व्यय बोला जाता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो राजस्व व्यय क्या होता है कि यह खर्च प्रशासन चलाने के लिए, इससे कोई नई संपत्ति नहीं बनता है ना। जैसे आप फॉर एग्जांपल सरकार के द्वारा क्या क्या खर्चा किया जाता है, जैसे जो लोग नौकरी करते हैं उनको क्या दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है, फिर पेंशन दिया जाता है, फिर कई सारी चीजों में सब्सिडी दिया जाता है, फिर हम लोग क्या होता है, लोन लिए रहते, बताया ना सबसे ज्यादा हम लोग क्या होता है आपका, लोन लिया हुआ है। और हमारा जो अगर बजट का देखा जाए तो सबसे बड़ा हिस्सा किसमें खर्चा होता है हमारा, ब्याज के भुगतान में। जो लोन दिए रहते हैं ना उसके ब्याज भुगतान में सबसे ज्यादा पैसा लगता है हम लोग का खर्चा में, समझ गए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राजस्व व्यय बोला जाता है, राजस्व व्यय बोला जाता है, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। दूसरे टाइप का एक्सपेंडिचर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो बेसिक आधारभूत संरचना है, क्या क्या हो जाता है आधारभूत संरचना में, फिर से वही चीज आ जाता है, रोड हो गया है ना, ब्रिज हो गया है ना, शिक्षा हो गया है ना। तो ये सारे चीज के ऊपर अगर हम लोग कुछ निवेश करते, बड़े स्तर पर हम लोग करते हैं ना, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, सार्वजनिक परियोजनाएं बनती है ना। अभी जैसे घड़ी चौक में फिर से वो ब्रिज बन रहा है ना, तो ये सब किस में आ जाता है आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है ना। पूंजीगत व्यय मतलब बड़ा बड़ा खर्चा जो कर रहे हैं, बड़ा बड़ा खर्चा मतलब होगा रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, नहर बनाने में, है ना, बड़ा बड़ा पोर्ट बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में, ये सारा जो बड़ा बड़ा खर्चा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजीगत व्यय बोला जाता है सरकार का। ठीक, जैसे आप लोग भी घर में जैसे नॉर्मल आप लोग डे टू डे का जो खर्चा करते हैं उसको नॉर्मल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। बट आप लोग बड़ा सा कोई सामान लिए, जैसे फ्रिज ला लिए, वो थोड़ा लंबा टिकेगा ना, उसके हाँ एकदम चाइना मॉडल मत ला लेना जो एक साल में खराब हो जाए, है ना। इसके अलावा घर खरीद लिए, कहीं पर प्लॉट खरीद लिए, कार खरीद लिए, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, जिसमें थोड़ा सा लमसम अमाउंट एक आपका लगेगा। वैसे ही सरकार भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में पैसे जो लगाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो यह खर्च भविष्य के विकास के लिए नई संपत्ति का निर्माण करता है ना। इसका क्या होता है आपका, बाद में फ्यूचर में आपको क्या होता है आपका, ये और ग्रोथ देगा। जैसे रोड बनेगा तो फिर फायदा होगा ना सरकार को, कि भाई सब लोग प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, सामान आएगा जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। कहीं से रॉ मटेरियल मंगाना है तो रास्ता बने रहेगा, ब्रिज बना रहेगा, तो है ना, पुल बना रहेगा, तो फिर क्या होगा, सामान का आदान प्रदान हो पाएगा, लोग आ जा सकेंगे, व्यापारी लोग आपका आ जा सकेंगे। तो ये सोच के आपका क्या किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है। तो दो प्रकार के खर्च आप लोग याद रहेगा, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, है ना। अब इसी को ही क्या बोला जाता है, बजट बोला जाता है। तो बजट क्या होता है आपका, सरकार के द्वारा साल भर के लिए कितना व्यय होगा और कितना आय होगा, उसका जो लेखा जोखा बनाया जाता है। अनुमानित व्यय इतना होगा, अनुमानित इनकम इतना होगा, आय इतना होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। और बजट क्या है आपका, हर साल बनाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपका सेंट्रल के हिसाब से बनाता है और स्टेट गवर्नमेंट आपका स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से बनाता है। और इसको कौन पेश करता है आपको, बजट को वित्त मंत्री पेश करता है ना। सेंट्रल में सेंट्रल वाला वित्त मंत्री और स्टेट में स्टेट वाला वित्त मंत्री। सेंट्रल में भी वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन, और छत्तीसगढ़ में
ओपी चौधरी, है ना। तो ये सब नाम याद रखना। तो बेसिकली आप लोग को सबको बता ही दिया, है ना। राजस्व, अब इसी को, अब बजट को भी क्या बोला गया आपका, राजस्व बजट बोला गया, और दूसरे को पूंजीगत बजट। तो राजस्व बजट मतलब क्या होगा आपका, राजस्व के लिए जो आपका खर्चा होगा या फिर इनकम होगा उसको क्या बोल दिया गया आपका, राजस्व बजट। और पूंजीगत व्यय जो बड़ा बड़ा व्यय, जहां पर बड़ा बड़ा इनकम होगा और बड़ा बड़ा व्यय होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, पूंजीगत बजट बोलते हैं, है ना। अब इसमें जैसे वेतन पेंशन ये सब आ जाता है, और इसमें सड़क निर्माण निवेश ये सब आ जाती है, ठीक है। हाँ। हम्म। तो पूंजीगत व्यय में आ जाएगा, है ना, पूंजीगत व्यय में, है ना। बेसिकली डे टू डे लाइफ का जो खर्चा पानी है ना, डेली सरकारी काम करना वरना है, उसी को ही क्या बोला जाता है आपका, वो र- राजस्व बजट के अंदर में आता है ना। अपना डेली के हिसाब किताब रखने के लिए खर्चा पानी जो होता है। हाँ, बुनियादी नहीं, बुनियादी जो आपका उसमें आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, है ना। बुनियादी मतलब बुनियाद बनाना है, तो बुनियाद मतलब आपको बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपका कैपिटल में आ जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ वेतन हो गया, पेंशन हो गया, यही सब चीजें रहेगा जो आपको हर दिन, मतलब हर महीने आपको देना पड़ेगा, है ना। पेंशन भी हर महीने देना पड़ेगा। ये सब क्या हो जाएगा आपका, राजस्व बजट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, इसी के साथ क्या होता है, संतुलन हमेशा क्या रहता है आपका, गड़बड़ाता है। जब आप कुल सरकारी व्यय क्या हो जाता है, कुल सरकारी राजस्व से क्या हो जाता है आपका, ज्यादा हो जाता है ना। व्यय ज्यादा और आय कम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। और इसी जो आपका कुल सरकारी व्यय है, उसको फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, लोन लेना पड़ता है। मतलब सरकार को क्या करना पड़ता है आपका, लोन लेती है, तब जाके फिर ये क्या होता है आपका, बैलेंस होता है। समझ गए। और यही लोन आपका बहुत ज्यादा है, तो कुल व्यय माइनस कुल राजस्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है ना। तो राजकोषीय घाटा को जल्दी आपको फुलफिल करने के लिए सरकार क्या करती है आपका, ये बॉन्ड हो गया, सरकारी प्रतिभूतियां हो गई, है ना, ये सब माध्यम से। इसके अलावा सबसे बड़ा जो पैसा जहां से मांगा जाता है, वो कहां से मांगा जाता है, दूसरे देशों से ऋण, है ना। दूसरे देशों से या वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ से क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, लोन लेते हैं, है ना, ऋण लेते हैं। तो यही सब चीज है ना। अब ये भुगतान संतुलन ये नहीं है, ये सिर्फ वह आपका राजकोषीय घाटा है ना, राजकोषीय नीति और राजकोषीय घाटा है। ये भुगतान संतुलन नहीं, भुगतान संतुलन टोटली डिफरेंट है। अभी पढ़ेंगे, आगे आएगा भी, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, अब इसमें क्या होता है कि ये अब एक और घाटा होता है। एक तो हो गया राजकोषीय घाटा, समझिए क्या होता है ना, कुल व्यय माइनस कुल आय, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। अब इसी में एक और घाटा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, प्राथमिक घाटा बोलते हैं। प्राथमिक घाटा क्या होता है कि जो भी राजकोषीय घाटा हुआ, है ना, राजकोषीय घाटा हुआ, उसमें से हम लोग जितना ब्याज का भुगतान कर रहे हैं उसको अगर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, प्राथमिक घाटा आ जाएगा। क्या किया हम लोग, राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैसा जो जाता है ना हम लोग का, वो ब्याज भुगतान में जाता है, तो उसको अगर हटा ले जाएंगे उसको, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, प्राथमिक घाटा आ जाएगा। तो राजकोषीय घाटा में क्या घटाना अपने को, ब्याज भुगतान को करना है, तो फिर क्या आ जाएगा हमारा, प्राथमिक घाटा आ जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है कि भाई प्राथमिक घाटा कैसे निकालते, तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्राथमिक घाटा, है ना। राजस्व घाटा क्या हो जाएगा, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां हो जाएगा। फिर आपका पूंजीगत घाटा क्या हो जाएगा, पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियां, है ना, सिंपल सा। फिर राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस कुल राजस्व, है ना। और इसको पूरा करने के लिए फिर हम लोग को उधारी की आवश्यकता पड़ती है। समझ गए। तो इतना ही आपका ये क्या है, हमारा राजकोषीय घाटे का पूरी कहानी है। अब बेसिकली क्या है, अब राजकोषीय घाटा ये है, राजकोषीय नीति। अब राजकोषीय नीति के तहत सरकार ने क्या किया कि लोगों में आपका कोई आपको वित्तीय थोड़ा सा क्या हो, इस टाइप का डेफिसिट ना हो, इसलिए सरकार बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करती है। उसमें एक सबसे बड़ा जो योजना था वो क्या था, जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना था, जिसमें हर नागरिक के लिए बैंक खाता
था, ताकि सभी लोग क्या होगा बैंकिंग प्रणाली में वो लोग शामिल हो जाए करके, है ना। तो जनधन खाता आप सभी जानते हो, है ना। सभी तुम लोग का खुला है कि नहीं खुला है बैंक खाता? खाता खुला है ना? ठीक है, नहीं खुला खुलवा लो, है ना, खुलवा लो, जरूरी है ना। हाँ, अरे तो तुम्हारे साइन के बिना कैसे खुल जाएगा, है ना। तो क्या बिना साइन के थोड़ी ना खोल देगा कोई खाता, ठीक है, लेकिन करवा लो, है ना। और ये जो 12 रुपये अभी आगे बताऊंगा, है ना। तो ये हो गया प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके अलावा अभी सरकार ने क्या किया, यूपीआई और डिजिटल बैंकिंग को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है, ताकि हमारा क्या हो, कैशलेस ट्रांजेक्शन ज्यादा हो, है ना, और पारदर्शी और तेज लेन देन हो। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपका लेन देन का पूरा डाटा किसके पास चले जाएगा, सरकार के पास, है ना। तो उनको पता है कि भाई कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन कितना खर्चा कर रहा है, कितना आपका वो कर रहा है ना। बट कैश जहां पर होता था वहां पर कई लोग सब दबा दबा के, भ्रष्टाचारी करने वाले जो लोग हैं वो लोग इस तरह से वो करते, उनका कोई हिसाब ही नहीं रहता था। तो वो सब चीज को दूर करने के लिए क्या हुआ, आपका एक सब कैशलेस ट्रांजेक्शन, है ना, यूपीआई और डिजिटल बैंकिंग आया, है ना। इसके अलावा एसएमई और स्टार्टअप लोन देना शुरू किया सरकार ने, कि छोटे छोटे जो उद्योग है उनको रोजगार मिले, उसके लिए उन्होंने क्या किया, लोन देना शुरू किया छोटे छोटे, है ना। इसके अलावा स्टार्टअप लोन, है ना, जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते उसके लिए सरकार ने आसानी से लोन देना शुरू किया, है ना, ताकि रोजगार मिले लोगों को करके, ठीक। तो ये सारा चीज हम लोग ने पढ़ लिया, है ना। तो बेसिकली आर्थिक विकास को देखें तो आपका कर आधार में वृद्धि, फिर ये मतलब कर से आपका सरकारी राजस्व, है ना, तो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, फिर पूंजीगत व्यय और ये सब को बारे में बात कर लिए, है ना। ये पूरा एक चक्र ऐसा चलते रहता, उतना अपन इसमें दिमाग नहीं लगाते, तो मेनली वही सारा चीज था, ठीक है। अब दूसरा हम लोग आज टॉपिक करते हुए आपका बीमा क्षेत्र के बारे में जानते हैं ना, बीमा क्षेत्र के बारे में, कि भारतीय बीमा उद्योग क्या है और किस तरह से वो काम करता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जीवन के विभिन्न चक्रों में आपको अलग अलग चीजों की आपकी जरूरत रहती है ना। तो बेसिकली आप अगर युवा है ना, तो एक सेकंड सॉरी, तो बेसिकली आपका गाड़ी का इंश्योरेंस होना जरूरी है। दूसरा आपका हेल्थ का भी इंश्योरेंस जरूरी है। हेल्थ तो आपका हर टाइम में जरूरत है, आपका वृद्धावस्था हो चाहे जवानी हो चाहे कोई भी उम्र हो, आपको बीमा हेल्थ की आवश्यकता होती है। फिर लाइफ इंश्योरेंस होता है, फिर आपका क्रॉप इंश्योरेंस होता है, फिर कई लोग सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस कराते हैं और कई लोग को पेंशन मिले बाद में करके भी आपका इंश्योरेंस कराते हैं। तो इसका बीमा कराने के पीछे रीजन क्या होता है, क्या फायदा होता है बीमा कराने के पीछे? सबसे पहला चीज क्या है, वित्तीय सुरक्षा, है ना। वित्तीय सुरक्षा क्या होगा कि आपका व्यक्तियों को कभी भी आपका अप्रत्याशित नुकसान होने वाला रहता है, उससे क्या मिल जाता है आपका, वो एक क्या रहता है आपका, उससे बचा जा सकता है, वित्तीय सुरक्षा, है ना। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपका आप कमाने वाले हो घर के, है ना, और कमाने वाले रास्ते में आप चल रहे थे, कोई ठोकर मार के निकल लिया, पता चला आपका कहानी खत्म हो गया, है ना। तो घर वाले को आप कैसे करेंगे? तो घर वाले कैसे करेंगे? तो आपका जब बीमा रहेगा तो फिर घर वालों को उतना पैसा मिल जाता है। जैसे मैंने खुद ही का 1 करोड़ का रुपया करवाया हुआ है ना, कि मैं निपटू तो घर वालों को 1 करोड़ मिल जाए करके, ठीक, समझ गए ना। तो ये इससे क्या होगा, आपका एक वित्तीय सुरक्षा हो जाता है कि भाई अगर इन केस अगर मेरे घर वाले अगर नहीं कमा रहे हैं या फिर सब बच्चे और जो भी लोग हैं वो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, है ना, तो उससे क्या होगा आपका, ये अगर बीमा रहेगा तो कम से कम उन लोग को अपना जीवन यापन करने के लिए एक पैसा तो मिल जाएगा। तो सबसे पहला वित्तीय सुरक्षा। दूसरा क्या है, बचत और निवेश, है ना। क्या होता है कि आपका बीमा ये सब कराने से आपका बचत भी होता है ना, कि भाई आप पैसा आया सीधा उड़ा दिए, तो उसकी जगह क्या होगा आपका कम से कम यहाँ इंश्योरेंस में देना करके क्या होगा, बचत होता है। हाँ हाँ हाँ, सब वो टाइम पीरियड रहता है कि भाई कितना दिन के लिए आप बीमा कराओ करके, अगर उस पीरियड में कैसे भी मृत्यु हो सभी केस में मिलेगा, ठीक, समझ गए। तो आपका ये है। हाँ, तो मेनली क्या बोल रहा था, आपका लोगों में बचत की वो आती है, और जैसे ही आप बीमा करा रहोगे ना तो फिर क्या होता है कि उसमें
एक चीज रहता है आपका कि अगर उस टाइम पीरियड में आपका कुछ भी नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो क्या होता है, मैच्योर हो जाता है वो पैसा, और फिर वो वाला पैसा आपको ब्याज के साथ या फिर वो इतना एक अमाउंट लमसम आपको क्या हो जाता है, आपका वापस मिल जाता है। समझ गए? तो आपका बचत भी हो गया, और दूसरा चीज क्या हो गया कि बाद में अगर कुछ भी नहीं हुआ तो भी आपको पैसा वापस मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा इनकेस कुछ हो गया तो भी आपके घर वालों को वो सब पैसा मिल जाता है। ठीक, समझ गए? तो ये हो गया। तीसरा चीज क्या है आपका, आर्थिक विकास, है ना। आर्थिक विकास कैसे होता है आपका कि भाई आप लोग क्या करोगे कि बीमा का कंपनी को क्या करोगे, आप लोग पैसा दोगे, तो बीमा कंपनी फिर क्या करेगा, उसको अलग अलग चीजों में और इन्वेस्ट करेगा, और देश की प्रगति में फिर आपका काम आएगा। नेक्स्ट है आपका रोजगार सृजन, है ना। अब जनरली क्या होता है कि अब बीमा कंपनियां इतने सारे हैं, अब बीमा कंपनी को चलाने के लिए क्या चाहिए, आपका लोगों का बीमा होना चाहिए। तो लोगों का बीमा कराने के लिए क्या रहते हैं, आपके एजेंट्स रहते हैं, ब्रोकर रहते हैं, है ना। ठीक है, जिसको हम लोग अभिकर्ता बोलते हैं, है ना। तो एजेंट्स का क्या काम रहता है, आपका लोगों से क्या करेंगे, बातचीत करेंगे और उनसे पैसा लेके आएंगे और उनका बीमा कराएंगे। तो ऐसे ही आपका लाखों लोग क्या है, आपका इसी तरह से आपका इनकम करते रहते हैं। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल मैं एक मोटा मोटा तौर पर एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मान के चलो आपने किसी का के लिए आपका 1 लाख रुपये जमा करवाया किसी व्यक्ति से, तो सीधा उसका आपको 20 से 30% परसेंटेज जो है आपका, आपको क्या रहेगा, कमीशन रहेगा, है ना। वो आपको कोई सामने वाला जिससे कराया उससे लेने की आवश्यकता नहीं, वो कौन देगा, आपका इंश्योरेंस कंपनी देती है उसको, है ना। किसी को बोल दिया भाई बीमा करा लो, 1 लाख रुपए का आपने बीमा करवा दिया किसी व्यक्ति का, सीधा आपको 30,000 रुपये आपके खाते में, है ना। उसका तो हुआ ही हुआ बीमा, तुम्हारा फायदा हो गया 30,000 का, हो गया कि नहीं हुआ। ठीक, तो ऐसे ही आपका ये लोग सिर्फ आदमी खोजते रहते हैं, है ना। तो भाई फायदा तो हो रहा है ना, और सामने वाले सिक्योरिटी भी मिल जा रहा है। ठीक, समझ गए? तो इस टाइप से भी आप लोग क्या होता है, रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा साधन है। फिर हम लोग देखते हैं बीमा के बारे में। तो सबसे पहले अगर देख बात किया जाए बीमा कंपनी का, तो सबसे पहला जो बीमा जीवन बीमा कंपनी था उसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 1818 में बना था। क्या नाम था उसका, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी था, जो 1818 में बना था। उसके बाद फिर हम लोग देखते 1870 में एक पहला भारतीय कंपनी बना जिसको बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस बोला गया। फिर आगे देखते हैं हम लोग 1912 में पहला कानूनी ढांचा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट बना, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1956 में 245 कंपनियां थी, सोचो बीमा कंपनियां 245 जीवन बीमा कंपनियां थी 245, उन सबको मिला के एक ठो क्या बना दिया गया, LIC बना दिया गया। क्या नाम दे दिया गया उसको, LIC नाम दे दिया गया, है ना। तो अभी भी आप लोग देखना कि सब लोग बीमा कराने जाते हैं तो LIC कराना है बोलते हैं, है ना। तो LIC अलग कंपनी है ना, LIC ही खुद कंपनी है। तो अपन जो प्राइवेट कंपनी भी करती है ना तो LIC करेंगे करके करीब बोलता है ना, ठीक है। बट बाकी मेनली बीमा कराना रहता है। LIC तो एक कंपनी का नाम है ना, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन करके, है ना। तो वो LIC इतना आपका फैल गया है। ठीक, इसके बाद फिर ये तो हो गया आपका कौन सा, जीवन बीमा। और दूसरा टाइप का जीवन बीमा में क्या होता है आपका, जीवन बीमा में कौन कौन सा बीमा होता है वो बता देता हूँ। जीवन बीमा में बेसिकली क्या रहता है आपका, आपको एक टर्म पॉलिसी रहता है। टर्म पॉलिसी क्या है, जिसमें अगर आपका मृत्यु हो जाता है, आप उस टाइम पीरियड के जितना साल के लिए हो, तो उस पीरियड में अगर मृत्यु होगा तो क्या मिलेगा आपको, एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा आपके घर वालों को। 1 साल बाद सुसाइड भी कवर है, ठीक है। 1 साल बाद आप सुसाइड करते तो भी आपका कवर है। ठीक, समझ गए? तो ये है। तो आपका कहाँ क्या बोल रहा था आपको, अगर टर्म इंश्योरेंस है ना, टर्म इंश्योरेंस, तो क्या हो जाएगा आपका, टर्म इंश्योरेंस है तो आप इन केस डेथ होगा तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा कुछ भी बाद में। इसको हम लोग बोलते हैं टर्म पॉलिसी। ठीक, डेथ होगा तभी मिलेगा। हाँ, डेथ पास होने के बाद, कौन सा डेट, डेट डेट नहीं बोल रहा हूँ, डेथ, डेथ के बाद, है ना। मृत्यु होगा तभी मिलेगा, मृत्यु नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप एक टाइम पीरियड ले लो कितना साल तक मृत्यु होगा तो ठीक है, नहीं हुआ उस पीरियड में तो फिर आपका पैसा गया, है ना। तो इस टाइप का है। लेकिन यहाँ इन केस आपका इस बीच में मृत्यु हो गया तो घर वालों को मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा।
मिलेगा, बोला ना। कोई भी बीमा कराओ, कोई भी बीमा कराओ, 1 साल बाद सब कवर रहता है ना। ठीक है, समझ गए। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं ना, उसके बाद फिर है ना, तो ये हो गया आपका लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, तो मैं बता रहा था लाइफ इंश्योरेंस में एक तो आपका टर्म प्लान हो गया, दूसरा रहता है आपका इन्वेस्टमेंट प्लान टाइप का, है ना। तो उसमें आपको रहेगा कि आप जमा पैसा भी कर रहे हो, और आपको क्या मिलेगा, आपका जैसे ही मेच्योरिटी होगा आपको एक लमसम आपको पैसा मिलेगा, है ना। इनकेस बीच में डेथ हो जाता है या कुछ और हो जाता है, तो भी आपका उस कंडीशन में पैसा मिलेगा, और मेच्योरिटी होने पर भी पैसा मिलेगा, एक इस टाइप का भी रहता है। तीसरा क्या रहता है कि आपको मनी बैक पॉलिसी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप एक लमसम अमाउंट जमा करते जाओ, और कुछ साल बाद फिर वो क्या होता है, आपको हर साल आपको पैसा रिटर्न करते जाएगा, वापस करते जाएगा, एक टाइप का ये भी रहता है। एक ऐसी और मतलब बहुत सारा जो है ना, बहुत सारा इस टाइप के बहुत सारी पॉलिसी है। जैसे मैं एक तो लिया हूँ, 15 साल तक मेरे को 25-25 हज़ार देना है, उसके बाद फिर 15 साल बाद ना मेरे जीवन भर आपको 25-25 हज़ार देते रहेगा। समझ गए? हाँ? क्या चीज? बिना इंटरेस्ट के ही देगा ना, क्यों इंटरेस्ट देगा? नहीं, 15 साल तक देना है ना, उसके बाद फिर जिंदगी भर तक वो आपको देते रहेगा, है ना, जिंदगी भर, जब तक कहानी खत्म नहीं होता तब तक, है ना। ठीक है, 25 हज़ार, है ना। मतलब आपके ऊपर है कि आप 5 हज़ार का कराते हो कि 10 हज़ार का कराते हो, आपके ऊपर है ना, मैं अपना कराया उसको बता रहा हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारी क्या रहता है, आपका स्कीम रहता है, जिसको आप लोग ले सकते हो। ठीक, वो आपके ऊपर है ना, आपके ऊपर है भाई, ज्यादा टाइम पीरियड लोगे तो ज्यादा आपको मिलेगा, है ना, कम टाइम पीरियड रखोगे तो कम मिलेगा। ये सब आपका एज के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितने टाइम के लिए, है ना। पता चला बूढ़ा हो गए हो, है ना, तो निपटने वाले उस समय LIC लोगे बोलोगे, है ना, 2-3 साल बाद तो निपटना ही है, तो फिर वो लोग फिर थोड़ा सोच समझ के करेंगे ना, है ना। तो एज मैटर करता है, हाँ। एक चार्ट रहता है, चार्ट रहता है, उसमें एज के हिसाब से इतना प्रीमियम लगेगा, कितने साल के लिए ले सकते हो, है ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, इस टाइप का अलग अलग ऑप्शन रहता है, उस हिसाब से आपका प्रीमियम रहता है। समझ गए? अब उसमें भी आपको डेथ बेनिफिट चाहिए क्या, कैंसर बेनिफिट चाहिए क्या, बड़ी बीमारी हो गई तो उसके लिए कवरेज चाहिए क्या, आपका एक्सीडेंट में हाथ पैर कट गया तो उसके लिए चाहिए क्या, है ना, इस टाइप का अलग अलग और भी एड ऑन कवर रहते हैं, या राइडर बोला जाता है इसको, है ना, एडिशनल और कुछ आपको कवर करना है तो। सभी कंपनी, जितना भी बीमा कंपनी है ना, सब आपको अलग अलग ऑफर करती है। ठीक, समझ गए? तो ये है। उसके बाद हाँ, क्या बोल रहा था आपका, 1956 में क्या बना, LIC बना, और 1972 में क्या बना, आपका सामान्य बीमा कंपनी, है ना। तो इसमें भी बहुत सारे क्या थे आपके, बीमा कंपनी थे जो सामान्य बीमा करती थी। तो सामान्य बीमा कंपनी को सबको मर्ज करके क्या बनाया आपका, GIC बना, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब जनरल इंश्योरेंस या सामान्य बीमा में क्या होता है, जैसे आप लोग का गाड़ी हो गया, गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, है ना, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, है ना, एक्सीडेंट से कहीं भी डैमेज हुआ या कुछ भी हुआ, वो वाला बीमा रहता है। ठीक, इसके अलावा क्या रहता है आपका, हवाई जहाज का बीमा रहता है, सामान जितना भी आता जाता है ना, जो भी सामान, उसका बीमा रहता है, पूरे जितने भी सामान आता जाता है उसका बीमा रहता है, बड़े बड़े शिप्स का बीमा रहता है, सब अपने घर का बीमा कराते हैं, सब अपने दुकान का बीमा कराते हैं, ज्वेलरी वाला इसी खुले में इसलिए तो रखता है सोना चांदी को, सब बीमा रहता है उसका, एक भी चोरी हुआ सब बीमा कंपनी देगा, है ना। तो इसीलिए लोग धड़ल्ले से देखो जितना देखना है करके, है ना। ठीक, समझ गए? वैसे आपका आप देखोगे ना, तो मैं सभी चीज का, है ना, ऐश्वर्या राय ने अपने आँख का बीमा करवाया हुआ है ना। अगर आँख उसका कुछ भी कमजोर, कुछ भी खराब होता है तो आपका होगा, है ना। लता मंगेशकर ने अपने गले का इंश्योरेंस करवाया था, है ना, कि गला खराब हो जाएगा तो मिलेगा करके। क्रिकेट मैचेस होते हैं ना, तो पूरा मैचेस का बीमा होता है, और जितने भी क्रिकेटर है ना उनका सबका बीमा हुआ रहता है, कि अगर किसी को इंजरी हो गया, या किसी का हाथ पैर लग गया ज़्यादा जोर से, या उस दिन मैच नहीं हुआ, है ना, या कुछ और भी तूफान आ गया तो उसका पूरा सब सब तहस नहस हो गया, सारा चीज का इंश्योरेंस रहता है ना। हम लोग जितना भी चीजें देख रहे हैं ना, मैक्सिमम चीजों का आपको क्या रहता है, इंश्योरेंस रहता है। समझ गए? कुत्ते, बिल्ली, गाय, है ना, बकरा, सब का इंश्योरेंस, मुर्गी उर्गी सब का इंश्योरेंस रहता है ना। समझ गए? तो ये चीज आपका, हाँ हाँ हाँ, तो एनिमल डेथ्स होने से ही में
हाँ तो बिना पशु कैसे करा लोगे तुम, है ना? पशु रहेगा तभी तो उसका बीमा कराओगे। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास पशु है तो उसका करा सकते हो, है ना? ठीक है, दूसरे का नहीं कराना है, अपना ही कराना है ना। ठीक है, अपना ही पशु होगा तब कराना है। पता चला दूसरे का बैठ के करा दिए, है ना? तो वैसा नहीं चलेगा, अपना ही पशु का बीमा कराना है। ठीक, समझ गए? तो ऐसे ही आपको बहुत सारे टाइप का, आपको बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज रहता है ना, बीएसपी हो गया, है ना? इसके अलावा जितने भी आप देखते हो सिनेमा टॉकीज मॉल, ये सबका इंश्योरेंस रहता है ना? जितना भी कांच वाँच जितना यारी लगा रहता है सबका बीमा रहता है। ठीक, समझ गए? तो ये हो गया आपका सामान्य बीमा, है ना? तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 1999 में ना एक और आया, जिसको हम लोग क्या बोला गया आपका, IRDAI करके बोला गया, है ना? IRDAI। तो IRDAI मतलब हो गया आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है इसको। ये क्या करता है कि जितने भी बीमा कंपनी, उसको रेगुलेट करने का काम, है ना, कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, उसको पूरा रेगुलेट करने का काम किसका है, IRDAI का। और इसी समय से ही आपका प्राइवेट जो आपका बीमा कंपनी है वो फिर से आपका यहाँ से आना शुरू हो गया। और अभी अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो LIC का जो आपका मतलब LIC मतलब जो लाइफ वाला जो बीमा करता है वो करीब 28 से 30 बीमा कंपनी है। उसी तरह से सामान्य बीमा करने वाली भी कंपनी करीब 35 के आसपास आपका सामान्य बीमा वाली करने वाली कंपनीज है। ठीक है, अब कई लोग सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस भी करते हैं, है ना? तो सामान्य बीमा में हेल्थ इंश्योरेंस भी आता है कि आप बीमार पड़े जाके सीधा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, पूरा पैसा कौन देगा, बीमा कंपनी देगा, है ना? जाके अपना लेट जाओ। जैसे ही मैं भी बीच में कराया तो मेरा पेट बहुत दर्द किया, है ना, मैं जाके हॉस्पिटल में गया तो ये करना पड़ेगा, बोले ऑपरेट करना पड़ेगा, मैं बोला कर दो, मेरे क्या है करके, है ना? फिर ऑपरेट कर दिया, उसके बाद फिर वहाँ से चुपचाप अपन निकल लिए 2 दिन में, है ना? ठीक है, हो गया, अपन ठीक हो गया, घर वालों को भी नहीं पता चला, सब चीज़ सही से हो गया। बीमा था, बीमा का पैसा मिल गया, है ना? मतलब अपना कैशलेस हो गया है ना? हॉस्पिटल के साथ सीधा बोल दिए कि भाई यहाँ से बीमा है, तुम देख लो करके, है ना? वो देख लिया वहाँ से, उसको 70-80 हज़ार जो भी मिला उसको मिल गया, और अपन का इलाज भी हो गया और अपन निकल गए वहाँ से। ठीक है, तो बीमा का फायदा इस टाइप का रहता है। ठीक, समझ गए? उसके बाद धीरे धीरे इसमें आपका FDI आना शुरू हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अभी बीमा क्षेत्र में आपका 100% क्या है, आपके FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई भी विदेशी आदमी आके सीधा अपना बीमा कंपनी यहाँ पर खोल सकता है, किसी के साथ टाई अप करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब बता दिया आप लोग को। बीमा उद्योग 2 टाइप का बताया, जीवन जीवन बीमा तो व्यक्ति के जीवन से संबंधित जोखिमों को कवर करता है, टर्म इंश्योरेंस बता दिया, है ना? इंडोमेंट प्लान हो गया, है ना? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान हो गया, पेंशन प्लान हो गया। पेंशन प्लान भी रहता है कि आप एक मुश्त पैसा दे दो या हर साल ऐसा इतना पैसा देना है, बाद में जैसे आपका 60 साल होगा आपको हर महीने इतना पैसा मिलते रहेगा करके। तो जितने रिटायरमेंट होने वाले रहते हैं ना, इसी पेंशन प्लान में डाल देते हैं, है ना, ताकि रिटायरमेंट होने के बाद भी हर महीना पैसा आते रहे। और जैसे रिटायरमेंट होता है ना, कोई आदमी सीधा एक साथ एक मुश्त पैसा मिलता है, मोटा मोटी 1 करोड़ के आसपास पैसा मिलता है, उसको लोग क्या करते हैं, ग्रेचुइटी नहीं, पूरा जब रिटायर हो गए ना तो आपको बहुत सारा वो मिलता है ना। एक तो आपको ग्रेजुइटी का पैसा मिलता है, दूसरा आपका लिव इंकेशमेंट का पैसा मिलता है ना? ऐसे ही कर करके आपका कुछ पीएफ में जमा किया तो पीएफ का पैसा मिलता है ना? और आपका जो जितना भी पैसा जमा हुआ है वो सारा चीज़ें, जैसे हम लोग एनपीएस में जमा करते हैं, है ना, तो एनपीएस का पैसा भी आपका पूरा उसी टाइम मिलेगा। तो मोटा मोटी अगर देखेंगे ना तो 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास आपका जो रिटायरमेंट होते हैं ना उनको मिल जाता है। तो उसको क्या करते हैं लोग, सीधा पेंशन प्लान में डाल देते हैं। अब वो हर महीना क्या करता है LIC, फिर उसको एक जितना पैसा डालोगे उस हिसाब से आपको कितना मंथली चाहिए उस हिसाब से उसका वो कर देता है, और आपको हर महीना पैसा मिलते रहता है। समझ गए? तो ये हो गया आपका, हाँ वो भी मिलता है, पेंशन भी मिलता है ना? तो उसमें आपका पेंशन जनरली देखो, आपका पेंशन जो पहले जो पुराने लोग हैं ना 2008 के पहले जो भी ज्वाइन किए ना उन लोग के लिए पेंशन था, और 2008 के बाद जो भी ज्वाइन किए ना उनके लिए पेंशन नहीं है ना? समझ गए? तो उन लोग को अब पेंशन का क्या है, पेंशन एक अमाउंट आपका बन जाता है, अब उसका आप लोग 2/3 पैसा ना निकाल सकते हो,
2/3 पैसा आप लोग निकाल सकते हो उसी समय, बाकी जो बचा वो आपका पेंशन बनेगा। समझ गए? ये आपको नहीं निकालना है तो पूरा का पूरा पेंशन में जाएगा, अगर आपको निकालना है तो 2/3 आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से रहता है पेंशन का। अब हम लोग का क्या है, एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम है ना, या नेशनल पेंशन स्कीम, जो भी दोनों बात बोलते हैं, है ना। तो उसमें भी वही सब ऑप्शन है आपका, है ना। जैसे रिटायरमेंट होगा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा जो ये एनपीएस वाला है ना, एनपीएस वाले में ही पैसा, मतलब एनपीएस में क्या होता है कि आपका 10% आपका सैलरी से कटेगा, कहाँ पर जाएगा आपका, वो एनपीएस में जमा होगा, आपकी सैलरी का 10%। और सरकार भी क्या करती है, 10% वो भी डालती है। अभी क्या हुआ, आपका सरकार ने बोला है कि आप लोग 10% ही बस दो, हम लोग कितना देंगे, 14% देंगे करके। तो अब क्या होता है, आपका सरकार हमारा 10% करता है सैलरी से, और सरकार कितना डालता है, 14% डालता है। तो टोटल अपना हर महीने कितना होता है, 24% हमारा सैलरी का जमा हो जाता है, कहां पर, एनपीएस में। समझ गए? और ये क्या रहता है आपका, ये अब अलग अलग फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। अगर उस समय मार्केट डूबा रहेगा ना, तो आपका माइनस पैसा हो सकता है डूब भी जाए, है ना। लेकिन शेयर मार्केट अगर बढ़ा हुआ है ना, क्योंकि जर्ली बढ़ता ही है, कम तो होने के चांसेस कम रहते, बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति रहते तभी कम होगा, है ना। क्योंकि शेयर मार्केट रेगुलर बेसिस पे क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा। तो अभी बोलोगे तो मेरा कम से कम 35 लाख रुपया अभी से जमा हो गया उसमें, है ना। अब सोचो डोकरा होते तक कितना हो जाएगा, है ना। ठीक, नहीं, क्या आबादी उसी को तो भाई, अब भाई जीवन में अब आराम चाहिए, पैसे चाहिए, है ना। मर जाओ तो भी कोई टेंशन नहीं है ना। तो भाई कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना, और दबा के पढ़ोगे तब भी लगेगा, ऐसा फ्री फोकट में तो नहीं लगेगा। इसीलिए थोड़ा सा मेहनत करो, है ना। हम 6 महीना पढ़े दबा के, 6 महीना पढ़े, उसके बाद फिर नौकरी लग गया, सीधी बात है। अब सोचो ना, रिटायरमेंट होगा तो मेरे ख्याल से मेरे को मिल जाएगा मोटा मोटी, अब उस समय के वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो 20-25 करोड़ रुपया ऐसे मिल जाएगा, है ना। तो उसको बुढ़ापा होने के बाद खा भी नहीं पाएंगे, है ना, इतना पैसा हो जाएगा। इसीलिए मैं उड़ा देता हूँ पूरा पैसा, है ना। बुढ़ापे का क्यों सोचना, बुढ़ापे का तो सरकार सोच रही है ना। ठीक है, वो तो मिलना ही है लास्ट में, तो अभी बचा के क्या करना, है ना। एक तो इंश्योरेंस ले लियो 50 लाख का, कभी भी बीमार हुआ सीधा हॉस्पिटल में घुस जाओ, 50 लाख तक आपका इलाज फ्री में हो जाएगा। घर वालों का भी बीमा ले लिया हूँ, चलो भाई, मम्मी पापा वाइफ का भी ले लिया हूँ, तो लोग भी 50 लाख तक आराम से हो जाएगा। मिली आदमी को पैसा का टेंशन कहाँ पर होगा, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगता है, बीमारी में ही लगता है ना। जितना सेविंग रहता है वो सब निकल लेता है। तो इसीलिए बीमा करा कर रखो, अपना निश्चिंत रहो, कभी अपन निपट गए तो भी मिलेगा घर वालों को पैसा, और चल रहे हैं तो फिर बीमार हुए तो भी मिलेगा पैसा, कोई दिक्कत ही नहीं। 143 रुपया, बता रहा हूँ, अभी आगे आ रहा हूँ, है ना। तो आगे मत जाओ, ठीक है। हाँ हाँ, चलो बताता हूँ, है ना, ठीक है। चलो इधर देखो, है ना। तो ये हो गया, एलआईसी हो गया, है ना। तो सरकारी कंपनी अगर देखा जाए जीवन बीमा का तो कौन सा है, एलआईसी है ना। दूसरा हम लोग देखते हैं कौन सा, सामान्य बीमा। तो जीवन को छोड़ के जो स्वास्थ्य बीमा होता है ना, यात्रा बीमा होता है ना, आप फॉरेन टूर जाओगे ना,
तो आपको यात्रा बीमा होगा, कभी वहां पर बीमार पड़ गया कुछ हो गया तो भी आपका कवरेज रह जाएगा। संपत्ति का बीमा होता है, जैसे मैं अपने घर का भी बीमा कराया हूँ, है ना, कहीं भी टूटा ढहा या कुछ हुआ तो आपका वो घर का पूरा पैसा मिल जाएगा, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट है वाहन बीमा, है ना, गाड़ी का बीमा है। ठीक, तो प्रमुख अगर सरकारी कंपनी देखा जाए सामान्य बीमा तो द न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस, आपका ये सब बीमा कंपनी आता है। तो ये है, तो बेसिकली आईआरडीए क्या करता है, जितना भी बीमा नया कंपनी अगर रजिस्टर्ड होता है उसको लाइसेंस देने का काम करती है, और ये चाहती है कि ग्राहकों के हितों का रक्षा हो, किसी के ग्राहकों का आपका कोई नुकसान ना हो करके, है ना। इसके लिए आप क्या करता है, उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित भी करता है ना। तो बीमा अधिनियम है 1938, तो यही आपका रेगुलेट हो रहा है, और बार बार बीच बीच में ये आपका चेंजेस कुछ कुछ होता है रहता है। ठीक, अभी प्रेजेंट में क्या हुआ, 2015 में आपका 26% से 49% एफडीआई किया गया था, फिर 74% किया गया, उसके बाद अभी 2025 में कितना कर दिया गया है आपका, 100% कर दिया गया है ना। अब देखो, है ना, बेसिकली क्या है, अब बीमा उद्योग की क्या क्या चुनौती है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है आपका, कम बीमा कवरेज, है ना। लोग क्या है, बीमा ही नहीं कराते। सोचो कि 100% में मात्र 2% से 2 से 3% का ही बीमा है पूरे 100% में, सोच लो। तो आदमी बीमा कराता ही नहीं है ना, जबकि कराना बहुत जरूरी है। कभी भी आपका हेल्थ गड़बड़ाया या घर वालों किसी गड़बड़ाया, जितना बचा रहेगा ना पैसा सब निकल जाएगा, लेकिन वही बीमा रहेगा तो कम से कम वो पैसा बचा रहेगा, समझ गए। तो आदमी को बीमा कराना जरूरी है। दूसरा, ग्रामीण पहुंच का अभाव, है ना, ग्रामीण तक तो, और शहर के लोग ही नहीं कराए तो ग्रामीण तो और ज़्यादा सोच लो, है ना। उसके बाद फिर कई बार क्या होता है आपका, बीमा में क्या होता है आपका, धोखाधड़ी होना शुरू हो जाता है ना, बीमा में धोखाधड़ी होना शुरू हो जाता है। फिर उच्च प्रीमियम दर, है ना, कई बार क्या होता है कि कई सारी चीज़ में प्रीमियम भी आपका ज़्यादा रहता है ना, लेकिन सभी में नहीं रहता, कुछ में आपका ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए बहुत सारे आपका सरकारी जो आपका बीमा है वो आपका भी शुरू हुआ ताकि ये सब हो जाए। तो वो जो बात कर रहे थे ना, ये जो लड़की बोल रही थी, है ना, तो सबसे पहला जो बीमा है जो सरकार के द्वारा बहुत ही कम दर पर आपका बीमा हो जाता है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। क्या नाम है इसका, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये क्या है, आपका जीवन बीमा है, किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाए, किसी भी प्रकार से, है ना, तो कितना रुपये मिलेगा आपको, 2 लाख रुपये वाले आपको तो नहीं मिलेगा, आपके घर वालों को मिलेगा। हाँ, तो ये 436 रुपये साल भर का कटता है ना, ठीक है। तो 2 लाख रुपये पुग पुग गया है पापा का, है ना, ठीक है। तो 436 रुपये है ना, जिनका नहीं होगा करवा लो, है ना, क्योंकि 436 रुपये में आपका जीवन 1 साल के लिए आपका 2 लाख का आपका बीमा हो जाता है ना। 436 करके आप लोग पूरा जीवन भर भी आप लोग 436 रुपये दोगे तो भी 2 लाख रुपये नहीं होगा, और कभी ना कभी तो मरोगे ही ना। हाँ, हाँ, तो अरे तो बुढ़ापे में तो मरोगे कि नहीं मरोगे, कि जीवन जीते रहोगे 100-150 साल तक, है ना। हाँ, ठीक है, जो भी है। अरे जरूर, ठीक है। तो ये देखो, अब इसके लिए क्या है आपका, 18 से लेकर के 50 तक आपका उम्र होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि 51 की बात करूंगा, क्योंकि 51 के बाद तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है ना, तो फिर आपका बैंक बीमा नहीं करता इसका, है ना। तो 50 साल तक आपका आदमी बीमा ये सब जीवन भर चलते रहेगा, है ना। एक बार शुरू कर दिया 18 से 50 के बीच में तो आपका कंटिन्यू चलते रहेगा। तो अच्छा है ना, 436 रुपये में। अभी हाल फिलहाल में एक दोस्त का है, उसके भैया का डेथ हो गया एक्सीडेंट से, है ना। और क्या हुआ कि जब ये 436 रुपये कटने वाला था ना, उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, तो कटा नहीं। अब पैसा नहीं तो कहाँ से कटेगा, है ना, अकाउंट में पैसा ही नहीं था। अब उसका डेथ हो गया, तो अब घर वाले अब क्या करेंगे, 1 रुपया भी नहीं उनके पास खाने के लिए भी। उनके 3 बच्चे हैं, है ना, वाइफ है, 3 बच्चे, अब उसको कौन पालेगा अब, है ना, ये समस्या है। कम से कम ये 436 रुपये कटते जाता, थोड़ा बहुत बैलेंस रहता ना, तो कम से कम 2 लाख रुपये मिल जाता उनके घर वालों को। हाँ, नहीं नहीं, वो सब अभी खत्म हो गया है ना, खत्म हो गया है, ठीक है। चलो, बहुत दिन हो गया। कौन सा बैंक है, इंडियन, ये फर्जी वर्जी बैंक में कर रखा था, ठीक है।
है ना, ठीक है, थोड़ा अच्छे बैंक में करो, जीरो बैलेंस में भी नहीं कटेगा, है ना, ठीक है। दूसरा देखते, लेकिन कुछ पैसा रहे तो ज्यादा अच्छा है ना भाई, ये सब प्रीमियम कटने के लिए रहना भी तो चाहिए। पता चला, दिखाना मेरे को एक बार, ऐसे नहीं कटता है, फिर भी बताना, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा बीमा क्या है आपका, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY, है ना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें आपको क्या होता है, दुर्घटना बीमा रहता है। इसमें अगर मृत्यु हो जाएगा या विकलांगता आ जाएगी तो कितना रुपया मिलता है ना, मतलब बेसिकली अगर डेथ हो जाता है ना, तो कितना मिलता है, 2 लाख रुपया, है ना। अगर एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट से अगर एक आंख गया तो आपको कितना मिलेगा, 1 लाख रुपया। एक हाथ गया, 1 लाख रुपया। एक पैर गया, 1 लाख रुपया, है ना। अगर आपका दो चला गया, हाँ, अरे आंख फूट गया तो कैसे कैसे नहीं चला जाएगा, कुछ भी बात करती है। आंख फूट गया तो कैसे नहीं जाएगा क्या, वो चलता ही रहेगा, आंख आंख फूट सकता है ना, तो देख ही नहीं पाओगे, एक आंख से बस देखोगे, है ना, ठीक है। तो उसी तरह से इसके अलावा अगर आपका 2 अंग डिस्ट्रॉय होता है ना, चाहे दोनों हाथ हो जाए, चाहे एक हाथ एक पैर हो जाए, चाहे एक हाथ एक आंख हो जाए, तो उस कंडीशन में कितना मिलेगा, 2 लाख रुपया। समझ गए। अभी किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट से, कुछ भी एक्सीडेंट हो, सीढ़ी से गिर गए, पता चला अभी उतर रहे हो सीढ़ी से कोई धक्का दे दिया, है ना, या सांप चाप काट दिया, या बिच्छू काट दिया, है ना, तो ये सब भी एक्सीडेंट ही है ना। तो ये सब कंडीशन में कितना मिलेगा, 1 से 2 लाख रुपया आपको मिलेगा। समझ गए। और इसके लिए साल भर में आपको कितना प्रीमियम देना है, मात्र 20 रुपया, है ना। 20 रुपया में आपका साल भर के लिए आपको 2 लाख रुपया पुग गया आपका, है ना। इनकेस एक्सीडेंट से डेथ हो गया, है ना, तो एक्सीडेंट से डेथ हो गया तो आपको 2 लाख रुपया 20 रुपया वाले का भी मिलेगा, और 2 लाख रुपया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का भी मिलेगा। तो टोटल कितना रुपया मिलेगा, 4 लाख रुपया मिलेगा। समझ गए। तो भाई 4 लाख रुपया आप लोग का पुग गया, अगर कुछ केस में ऐसा होता है तो, एक्सीडेंटल डेथ होता है तो, है ना, ठीक है। मत हो तो ज्यादा सही है, बट ये सब होना चाहिए, है ना, क्योंकि इतना सस्ता और कहीं नहीं मिलेगा। समझ गए। अभी लगता है कि हम लोग का 40 रुपये कट गया, 20 रुपये कट गया, 400 रुपये कट गया करके, लेकिन जब कहानी किस्सा होता है ना तो फिर समझ आता है कि होना जरूरी है करके, है ना, ठीक। उसके बाद तीसरा जो योजना है वो आपका अटल पेंशन योजना है ना। क्या चीज है आपका, अटल पेंशन योजना। तो इसमें आप लोग को अगर चाहते हो कि इसमें जमा करें तो 42 रुपये से लेकर के 1454 रुपये हर महीने आपके खाते से कटेगा। और जैसे ही आपको 60 साल हो जाएगा उसके बाद अगर आप 42 रुपये के आसपास जमा करते हो तो हर महीने 1000 रुपये मिलेगा, है ना। हर महीने आपको फिर 1000 मिलना शुरू होगा। अगर आप 1454 रुपया तक प्रति माह करते हो तो आपको 5000 तक का हर महीना आपको क्या मिलेगा, पेंशन के रूप में मिलेगा, ठीक। हाँ, अच्छा, इसमें जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना उसमें आपका उम्र कितना, 18 से लेकर के 70 तक है ना, तब तक आप बीमा करा सकते हो, 18 से लेकर के 70 तक, ठीक। क्योंकि एक्सीडेंट तो कोई भी कारण से हो सकता है ना। और वो वाले में, जीवन ज्योति बीमा योजना वाले में 18 से 50 किया गया, क्योंकि नेचुरल डेथ में भी मिलता है और इसमें नेचुरल डेथ में नहीं मिलता, इसीलिए 70 साल तक किया हुआ है। तीसरा जो है आपका 18 से 40 वर्ष तक आप लोग क्या करा सकते हो, पेंशन वाला करा सकते हो, ठीक। तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर एक और है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, है ना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम लोग आयुष्मान के नाम से जानते हैं, आयुष्मान कार्ड बनता है ना, ठीक है। तो उसमें आपका स्वास्थ्य बीमा रहेगा, कैशलेस रहेगा, निःशुल्क रहेगा, और हर परिवार का कितना रहेगा आपका, 5 लाख रुपये प्रति वर्ष रहेगा, है ना। तो ये सब आपको रहता है, ठीक। समझ गए। हाँ, परिवार है ना, नहीं बना है तुम्हारा। ये कोई भी स्वास्थ्य केंद्र में जाना है ना, कोई भी स्वास्थ्य वाला जो रहता है ना, हाँ, तो कहीं बन जाता है, मतलब चॉइस सेंटर में जाओगे तो भी बन जाएगा, है ना। राशन कार्ड आपको ले जाना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा, है ना। क्यों, सबका होता है भाई, सबका होता है, चाहे अमीर रहो चाहे गरीब रहो, है ना। APL कार्ड बनता है ना, अब वो पॉवर्टी लाइन, ठीक है।
बनवा लो तो फिर तुम्हारा आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, 5 लाख तक का बीमा तुम्हारा फ्री हो जाएगा। तो अरे तो वो ऑल ओवर इंडिया रहता है ना भाई, है ना, ऑल ओवर इंडिया रहता है, कहीं से भी बनाओ ना, तुमको क्या दिक्कत है। थोड़ी ना कि छत्तीसगढ़ या यूपी के लिए, तो बस थोड़ी ना है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है ना। ठीक है, तो बनवा लो, 5 लाख तक का तुम्हारा इलाज कभी होना होगा तो हो जाएगा। ठीक है। हम्म। छत्तीसगढ़ में स्टेट लेवल का नहीं, वैसा नहीं है, नहीं है ना, नहीं है अभी। ठीक है, बीजू कार्ड बनता है ना वहाँ। ये क्या आ गया, जावा क्लोज क्या कर रहा है? हाँ, बीजू कार्ड को अब, हाँ बीजेपी का सरकार आ गया तो नाम चेंज कर दिया होगा ना। पूरा देखना छत्तीसगढ़ में, इसीलिए बहुत सारे लोग उड़ीसा के लोग यहाँ पर इलाज कराने ही आते हैं। हॉस्पिटल में देखो ना तो पूरा उड़ीसा वाले ही भरे रहते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर कार्ड चलता है वो वाला, इसलिए, है ना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उसके बाद फिर और भी बीमा हो रहता है, जैसे एक होता है आपका फसल बीमा, है ना। फसल बीमा होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसमें आपको प्रीमियम लगता है 2%, 1.5% और वाणिज्यिक पर 5%। तो किसी भी प्रकार का आपका सूखा हो गया, बाढ़ आ गया, या चक्रवात आ गया, या मौसम इधर उधर हुआ, तो उसके हिसाब से क्या मिलता है आपको, एक पैसा मिल जाएगा आपका, पूरा फसल का जो नुकसान हुआ है उसका। ठीक है। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा योजना रहता है, तो इसमें जो भी आपका संगठित श्रमिक है उनका इलाज यहाँ से होता है, तो उनका चिकित्सा सुविधा, है ना, बीमारी या मृत्यु अंतरण पर ये सब मिलता है। ठीक, ये सब हो गया, है ना। उसके बाद फिर ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बोल दिया, है ना। और ये सब चीजें आजकल डिजिटल हो गया, है ना। और डिजिटल बीमा आजकल क्या है कि पॉलिसी आप लोग ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, है ना। तो आप लोग अगर, जिनको भी कम पैसा में कराना रहता है, लोग पॉलिसी बाजार या फिर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं ऑनलाइन वाले, वहाँ से बीमा का, अलग अलग बीमा को कंपैरिजन करते, और कंपैरिजन करने के बाद क्या कराते हैं, अपना बीमा करवा लेते हैं। ठीक, समझ गए। तो ये हो गया आपका डिजिटल बीमा होता है। माइक्रो इंश्योरेंस मतलब छोटा छोटा जो बीमा को अगर करते हैं ना, जैसे एक एक्सीडेंटल बीमा होता है हमारे यहाँ, 1 लाख रुपये का होता है, जो 76 रुपये का होता है मात्र, साल भर में 76 रुपये देना, 1 लाख रुपये का बीमा रहेगा। उसमें अगर 80,000 क्या रहेगा आपका, इनकेस डेथ होता है या कुछ होता है, तो उसमें आपका कितना रहेगा, 80,000। और 20,000 रुपये किसका रहेगा आपका, कुछ मेडिकल खर्चा हो गया आपका तो वो मिलता है। समझ गए। तो आपका 5 लाख का कराओगे तो उसका 20% हॉस्पिटल खर्चा, और बाकी जो बच गया आपका डेथ केस में आपको मिलता है। 76 रुपये मिल रहता है ना। 60 रुपये का बीमा आता है, ठीक, 30 रुपये का बीमा आता है। तो आप लोग जितना का, वो भी साल भर में सिर्फ 30 रुपये, ऐसा बोल रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि हर महीना पटा रहे हो, ऐसा नहीं। तो अलग अलग टाइप का आपका बीमा रहता है ना। तो लोग दुकान का बीमा नहीं कराते, दुकान का बीमा होता है, देखिए ना, कहीं आग लग जाता है, शॉर्ट कट की दुनियादारी हो जाता है ना। तो उसमें भी आपका क्या है, मतलब बहुत सस्ता रहता है, 500 रुपये में 1 लाख रुपया का बीमा हो जाता है। चोरी हो गया, आग लग गया, या कुछ जल गया, या कुछ कुछ भी नुकसान हो, है ना, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी आ जाए, सब कंडीशन में आपको उसका पैसा मिलेगा। ठीक, समझ गए। तो ये हो गया आपका बीमा, है ना। अब इसमें अगर वही बोला इंश्योरेंस एजेंट्स वगैरह बनते हैं, तो इसमें भी आपका अलग अलग रहता है। हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं, या फिर किसी का गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो इसमें भी आपका कमीशन वही 10% से लेकर के आपका 30 से 40% तक का क्या मिलता है आपका, वो मिलता है। तो कई सारे लोग जो है वो लोग अपना जीवन बीमा कर करके ही कमा लेते हैं, है ना। एक मोटा मोटी अगर एक महीने में अगर 3-4 गाड़ी का भी करा लिए ना, बड़ा बड़ा या छोटा मोटा भी गाड़ी की जैसा मीडियम टाइप का,